तो चलिए फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के करीब करीब समापन की ओर हम बढ़ रहे हैं। आज हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन पैरेलल मेटालिक प्लेट्स। मान लीजिए एक मेटालिक प्लेट है, ए इसका नाम है, एक मेटालिक प्लेट है, बी इसका नाम है। सपोज इस पे चार्ज Q1 है और इस पे चार्ज Q2 है। मतलब अगर ये मेटालिक प्लेट है तो इस पे टोटल चार्ज Q1 है, इसमें से थोड़ा अंदर रहेगा, थोड़ा इस फेस पे रहेगा। इस पे टोटल चार्ज Q2 है, थोड़ा इधर रहेगा और थोड़ा इधर रहेगा। मेटालिक है ना, इनको हम आउटर फेस बोल देते हैं। ये आउटर फेस है इन दोनों के लिए, ये आउटर फेस है और ये इनर फेसेस हैं। ये वाले जो फेस है ये एक दूसरे के आमने सामने, ये इनर फेसेस। तो इस सिस्टम में जो दोनों प्लेटों को इंडिविजुअली चार्ज Q1 Q2 दिया गया है, वो चार्ज अपने आप को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करता है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हम ये दोनों प्लेटें मेटालिक हैं, इन्हें थोड़ी ऐसी बड़ी बना लेते हैं। ये प्लेट A है और ये प्लेट B है। इस प्लेट पे टोटल चार्ज Q1 है और इस प्लेट पे टोटल चार्ज Q2 है। ये एक गॉसियन सरफेस, ये आप बना लीजिए PQRS। इस पे टोटल चार्ज Q1 है और इस पे टोटल चार्ज Q2 है। ये दोनों मेटालिक हैं, ये दोनों मेटालिक हैं। मुझे देखना है इनमें से कितना इस पर है, इनर फेस पे कितना चार्ज है और आउटर फेस पे कितना चार्ज है। तो ये एक गॉसियन सरफेस की हमने इमेजिन अ गॉसियन सरफेस PQRS। और एक्चुअली मैं इससे गुजरने वाली नेट फ्लक्स निकालना चाहता हूं। तो PQ की फ्लक्स PQ प्लस फ्लक्स QR प्लस फ्लक्स PQ प्लस फ्लक्स RS, ये टोटल फ्लक्स हो जाएगी इस गॉसियन सरफेस की। तो PQ की जो फ्लक्स है और जो QR की फ्लक्स है वो जीरो है, क्योंकि इनसाइड मेटल E इज जीरो। तो फ्लक्स का फॉर्मूला कुछ EA cos थीटा टाइप का होता है। जब E जीरो है तो इससे गुजरने वाली फ्लक्स और इससे गुजरने वाली फ्लक्स जीरो है। अब बात आती है PQ की। यहाँ जो लाइंस ऑफ फोर्स होंगी वो कुछ ऐसी डायरेक्शन होगी और यहाँ ऐसी होगी। मे बी अगर इसका ओवरऑल जो चार्ज है वो ज्यादा है तो लाइंस ऑफ फोर्स से जो शीट ऑफ चार्ज है, जरूर हम इन्हें लार्ज एक्सटेंट की शीट ऑफ चार्ज मान रहे हैं और अंदर यूनिफॉर्म फील्ड कंसीडर कर रहे हैं। यूनिफॉर्म फील्ड होने के कारण E is parallel to PQ and RS। ये बल्कि बकायदा पूरी सरफेस है, गॉसियन सरफेस है। तो बस न्यूट्रल फ्लक्स है, यहाँ पे न्यूट्रल फ्लक्स है और ये भी जीरो। 5PQ, पहले मुझे 5PS लिखना चाहिए था, ये अंदर है, ये सरफेस अंदर है। अब PQ की बात आ रही है और SR की बात आ रही है। इज इक्वल टू 5 SR इज इक्वल टू 0। इस पूरी गॉसियन सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स जीरो है। इस पूरी गॉसियन सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स जीरो है। इसका साफ मतलब ये है कि नेट चार्ज एनक्लोज्ड इन द GS, जो भी हमने इमेजिन की थी, मस्ट बी जीरो। इस पे नेट चार्ज जीरो होना चाहिए। अब इसको टोटल, क्योंकि आपने Q1 दिया है और ये मेटालिक है, इसलिए ये तो पॉसिबल नहीं है कि यहाँ चार्ज हो। इससे हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि जो फेसिंग एंड्स हैं इन दोनों पे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होता होगा जरूर। जो फेसिंग एंड्स हैं इन पे जरूर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होता होगा, तभी नेट चार्ज जीरो आएगा। ये हमारा एक कंक्लूजन हो गया, एक अच्छा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हो गया। और किसी भी शेप की दो मेटालिक बॉडीज हो फॉर टू नियर बाय
metallic bodies of any shape, metallic bodies of any shape, charges on the surfaces opposite to each other must be equal and opposite. Must be equal and opposite. मैं यहाँ ये मान लेता हूँ कि यहाँ प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, ऐसा मैं मान लेता हूँ। इधर अब मेरे को इनकी वैल्यूज निकालनी है। इधर इस पे टोटल चार्ज Q1 था, तो यहाँ Q1 माइनस Q हो गया, क्योंकि Q1 माइनस Q में से प्लस Q यहाँ आ गया। इसका और इसका टोटल चार्ज सम Q1 होना चाहिए। इसी तरह अगर यहाँ माइनस Q है तो ये Q2 प्लस Q हो गया, ये Q2 प्लस Q हो गया, क्योंकि इस पे टोटल चार्ज Q2 होना चाहिए। इस पे टोटल चार्ज Q2 होना चाहिए। इधर माइनस Q है, इधर Q2 प्लस Q है, तो टोटल मिला के Q2 हो गया। अब अगर मैं स्मॉल q निकाल लूं, तो मुझे 1 2 3 4 इन चारों फेसेस पे चार्ज मिल जाएगा, और यही मैं चाहता हूं। इन चारों फेसेस पे चार्ज मिल जाएगा और यही मैं चाहता हूं। ठीक है, we have to find small q। स्मॉल q कैसे निकालें? अब उसके लिए एक काम करते हैं कि यहाँ पर एक कोई भी, यहाँ पर कहीं भी किसी भी मेटल के अंदर यहाँ पर एक पॉइंट मान लेते हैं, जैसे D। अब ये जो पॉइंट D है ये मेटल के अंदर है। यहाँ इसके कारण यहाँ फील्ड, इसके कारण यहाँ फील्ड, इसके कारण यहाँ फील्ड और इसके कारण यहाँ फील्ड। इन चारों के कारण रिजल्टेंट फील्ड D पे 0 होनी चाहिए, क्योंकि पॉइंट D मेटल के अंदर है। कंसिडर a point D inside metal. Net field at D due to all the 4 non-conducting sheets of charge should be 0. ये शीट्स ऑफ चार्ज कंडक्टिंग है कि नॉन कंडक्टिंग है? वैसे तो ये कंडक्टिंग है, पर इस पे इसी तरफ चार्ज ये है, इसको एक नॉन कंडक्टिंग मान सकते हो, इसको एक नॉन कंडक्टिंग मान सकते हो। ये एक नॉन कंडक्टिंग और ये नॉन कंडक्टिंग। ऐसा बोलना जरूरी इसलिए है क्योंकि मुझे डिसाइड करना पड़ेगा ना कि मैं कंडक्टिंग शीट का फॉर्मूला लगाऊंगा E के लिए या नॉन कंडक्टिंग शीट का फॉर्मूला लगाऊंगा E के लिए। ऑफ कोर्स शीट्स हम हमेशा ही लार्ज एक्सटेंट की मानते हैं, तो इसके कारण देखता हूं मैं, हर एक का असर अलग से लिख लेता हूं। ड्यू टू, भाई अगर एक ही फेस पे चार्ज है, यहाँ जब आप एक ही फेस पे चार्ज लेते हैं तो भले ये मेटालिक शीट हो, आप उसे नॉन मेटालिक का फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि एक फेस पे चार्ज, इस चार्ज की बात कर रहे हैं जो कि एक ही फेस पे है बस। अच्छा, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को इधर रिपेल करेगा। अगर आपको डी पे इंटेंसिटी सही है तो आप डी पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाके रखोगे, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो इधर इंटेंसिटी हो जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा यानी Q1 माइनस Q अपॉन A इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी डायरेक्शन आएगी प्लस I कैप। पहले मैंने इसका असर देखा, ये इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा। अब मैं इसका असर देखता हूं, ड्यू टू प्लस Q, इसके कारण ये पॉजिटिव, मतलब इसको मैंने ओवरऑल पॉजिटिव माना था, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो यहाँ इंटेंसिटी हो जाएगी Q अपॉन A सिग्मा और फिर 2 एप्सिलॉन नॉट
और इसकी डायरेक्शन भी है प्लस आई कैप। फिर मैं इस माइनस क्यू का असर देखता हूं, इसके कारण फील्ड देखता हूं। अब ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो इंटेंसिटी आ जाएगी Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग शीट है, और ये डायरेक्शन है माइनस आई कैप। रिपल्शन है या अट्रैक्शन है ये बोलने से काम नहीं चलेगा, प्लस आई कैप या माइनस आई कैप चिपकाना पड़ेगा। इसको भी मैं ओवरऑल कुछ पॉजिटिव ही मान रहा हूँ। तो ड्यू टू Q2 प्लस Q, यहाँ जो इंटेंसिटी आएगी वो होगी Q2 प्लस Q अपॉन A, ये हो गया सिग्मा, और फिर 2 एप्सिलॉन नॉट। नॉन कंडक्टिंग शीट है, अब ये भी ओवरऑल पॉजिटिव है, ये इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो इसकी डायरेक्शन है माइनस आई कैप। चारों का असर हमने एक एक करके निकाला, और इन चारों को ऐड करके 0 से इक्वेट कर दो, क्योंकि पॉइंट डी एक किसी मेटल के अंदर है और मेटल के अंदर फील्ड नहीं होती। इन चारों को जब आप ऐड करोगे तो एक तो सबसे पहले ये प्लस और ये माइनस वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, मैं इनकी डायरेक्शन कंसिडर कर चुका हूं, इसलिए मैंने किसी को माइनस नहीं लिखा, क्योंकि मैं उसके वेक्टर की डायरेक्शन पूरी डायरेक्ट बता चुका हूं ना। ये प्लस है और ये माइनस है, पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ये आएगा Q1 माइनस Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A प्लस, और ये सब माइनस में आएगा, माइनस Q2 प्लस Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। इस पूरे को मैं 0 से इक्वेट करूंगा। ये तो मैंने देख लिया कि यही कैंसिल हो गए, फिर ये प्लस में और ये माइनस में है, ओके। तो हो जाएगा Q1 माइनस Q माइनस Q2 माइनस Q इज इक्वल टू 0। तो Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू 2Q। तो स्मॉल q का फाइनल आंसर आ गया Q1 माइनस Q2 बाय 2। स्मॉल q का आंसर आ गया Q1 माइनस Q2 बाय 2। अब हम उन चार्जेस को यहाँ यूज कर सकते हैं। अब हम बता सकते हैं कि ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है और ये कितना है। इस डेरिवेशन को आपको दोबारा देखने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो रिजल्ट आएगा बस वो रिजल्ट आपको यूज करना है। हाँ, थोड़ा कुछ पढ़ा तो हमने फिजिक्स से इस बीच, ये डायरेक्शन लिखना सीख गए, Q/2 वगैरह प्रॉपर लगाना सीख गए, और इस डेरिवेशन को दोबारा अब आपको कभी भी नहीं पढ़ना है। इस दरमियान हमने फिजिक्स ही पढ़ी, आप कुछ ना कुछ तो आपका रिवाइज हुआ, और फिर भी इस डेरिवेशन को दोबारा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं फाइनल अपना डिसीजन दे रहा हूँ कि चार्जेस आ कितने रहे, कैलकुलेट करता हूँ कि Q1 माइनस Q कितना होगा, क्योंकि Q1 और Q आया था Q1 माइनस Q2 बाय 2, तो हो गया Q1 माइनस Q1 बाय 2 प्लस Q2 बाय 2, ये हो गया Q1 बाय 2 प्लस Q2 बाय 2, तो ये हो गया Q1 प्लस Q2 बाय 2। तो ये चार्ज मैं समझ गया, ये तो मुझे पता ही है। अब मैं जरा Q2 प्लस Q और निकाल लूं, तो Q2 प्लस Q है Q1 माइनस Q2 बाय 2, तो ये Q2 प्लस Q1 बाय 2 माइनस Q2 बाय 2, तो ये Q1 बाय 2 हो गया, और ये हो जाएगा ये Q2 बाय 2 और बच जाएगा, तो ये भी वापस Q1 प्लस Q2 बाय 2 आ गया। बस, तो फाइनल कंक्लूजन यही है, the charge on each of the outer face is always average of total charge on all the parallel plates. मजेदार बात यही है कि ये रूल हम हमेशा लगा सकते हैं, ये वाला, अगर यहाँ 2, 3, 4, 5 कितनी भी पैरेलल प्लेट्स रखी हो ना, कितनी भी पैरेलल प्लेट्स रखी हो, ये रूल आप हमेशा लगा सकते हैं कि जो आउटर फेसेस पे चार्ज आएगा
वो हमेशा टोटल चार्जेस का एवरेज आएगा। और फिर एक बात का और ध्यान रखना पड़ता है, मतलब खैर वो तो अपने आप ही आ जाता है, अगर आप ये सही कर लेंगे उसके बाद आपको किसी भी इनर के चार्ज को निकालने के लिए, आउटर तो मिल गया इसके इनर के निकालने के लिए आपको चार्ज कंजर्वेशन लगाना चाहिए। बस अभी आप इतना लिख लो, सवाल में समझ जाओगे। आगे लिख दो, नाउ गो ऑन अप्लाइंग चार्ज कंजर्वेशन, नाउ गो ऑन अप्लाइंग चार्ज कंजर्वेशन ऑन ईच प्लेट, on each plate. Go on applying charge conservation on each plate and also make use of the result, and also make use of the result that charges on the faces, the inner faces, that the faces towards each other, the faces towards each other are equal and opposite. The faces towards each other are equal and opposite. Are equal and opposite. बस अब फाइनल कंक्लूजन ये आया कि अगर ये Q1 था और ये Q2 था तो यहाँ पर Q1 प्लस Q2/2 आ जाएगा और यहाँ पर भी Q1 प्लस Q2/2 आ जाएगा। और बस अब ये माइनस ये यहाँ आएगा क्योंकि नेट चार्ज इस पे Q1 होना चाहिए। यहाँ इतना चार्ज आएगा कि इन दोनों का सम Q1 हो और यहाँ इतना चार्ज आएगा कि इन दोनों का सम Q2 हो। वैल्यूज लेके बात करते हैं तो बात एकदम दिमाग में बैठ जाएगी। तो क्वेश्चन के रूप में कर सकते हैं कि यहाँ 5 चार्ज है मान लीजिए और यहाँ 7 चार्ज, यहाँ 5 चार्ज और यहाँ 7 चार्ज। बस तो अब जो फेस चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्वेश्चन केवल ये कहेगा कि चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन बनाइए। तो 5 + 7 12/2, 6 यहाँ होगा और 6 यहाँ होगा। अब इस पे टोटल चार्ज इस पे 5 है, इसका मतलब इधर -1 हुआ, इधर -1 हुआ क्योंकि टोटल चार्ज को 5 होना है, चार्ज कंजर्वेशन। और अगर यहाँ -1 है तो यहाँ पक्का +1 है, ये अपने आप +1 और +6 मिलके +7 हो गया। अपने आप +1 और +6 मिलके +7 हो गया, राइट। इसमें एक बात ध्यान रखना कि जो बड़ी वाली जिसपे बड़ा चार्ज आता है उसके दोनों साइड, जिसपे बड़ा चार्ज है उसके दोनों साइड पॉजिटिव चार्जेस आते हैं। जिसपे छोटा चार्ज है उसमें इनर फेस उसका नेगेटिव होता है। लिख दीजिए, इनर फेस ऑफ द प्लेट हैविंग स्मॉलर चार्ज, inner face on the plate having smaller net charge is negative, बस इस बात को आप 2, 3, 4 कितनी भी प्लेट्स तक बढ़ा सकते हैं। इस बात को, इस रूल को आप कितनी भी प्लेट्स तक बढ़ा सकते हैं। आगे चलते हैं, ये डिस्कशन हमारा समाप्त हुआ। आप हेडिंग दे दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ in the vicinity of a charged conductor. In the vicinity of a charged conductor. स्फीयर पे तो मैंने ये जैसे पढ़ ही लिया था कि यहाँ सरफेस पे इंटेंसिटी 1/4πε0 Q/r² और उसको σ/ε0 भी कहते हैं। वही बात हम कर रहे हैं किसी इररेगुलर शेप के कंडक्टर के लिए भी। कोई भी कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब हाफ मेटालिक, कंडक्टर मतलब मेटालिक,
तो वो तो यही आएगी। अगर ऐसा भी हुआ ये कंडक्टर और सिग्मा हो सकता है अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग भी हो, क्योंकि नुकीले पॉइंट पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है। सिग्मा अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग भी हो सकता है। जहां भी जो भी सिग्मा है, जहां भी जो भी सिग्मा है वहां पर उसी के हिसाब से इंटेंसिटी आ जाएगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। हम बोल देते हैं चलिए ये पॉइंट है, इसके जस्ट बाहर है, जस्ट बाहर है, ये पॉइंट सरफेस का नहीं है, इन द विसिनिटी बोला है ना, यहाँ है ये पॉइंट है, यहाँ मुझे फील्ड चाहिए, तो यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस में बना लेता हूँ, ये पॉइंट पी है, ऐसा डायग्राम बना दीजिए और लिख दीजिए कि we have to determine the intensity of field at point P. Intensity of the field at point P, which is just outside the surface of conductor, which is just outside the surface of a conductor, at a place where sigma is, at a place where sigma is sigma coulomb per meter square. ये सिग्मा अलग अलग जगह अलग अलग हो सकता है, तो इस जगह ये चार्ज डेंसिटी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, और इसका एरिया ds है। चार्ज खाली इसी पर है, अंदर चार्ज नहीं है, या तो ये हॉलो है या मेटालिक है, अंदर चार्ज नहीं है, चार्ज खाली इसकी स्किन पर। बस तो अब मैं वही लिख लेता हूँ, अगर मेरे को E निकालना है यहाँ पर भी E निकालना है, तो E इंटू ds is equal to charge enclosed upon epsilon naught, और अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं, मतलब यहाँ पर ये यही केवल चार्ज है जो भी है, और चार्ज एंक्लोज है सिग्मा इनटू ds। एरिया को मैं छोटे स्मॉल एरिया को ds कह रहा हूँ अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये जनरल रिजल्ट भी कहा जा सकता है, कैसा भी मेटल हो और जहां भी आप हो वहां जो सिग्मा है उसके हिसाब से वहां सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है। तभी हम बोलते थे कि नुकीले पॉइंट पे जहाँ स्टिग्मा ज्यादा है वहां इंटेंसिटी ज्यादा है, नुकीले पॉइंट पे इंटेंसिटी ज्यादा है। ये जनरल रूल बनाया जा सकता है कि जहां जो लोकल सिग्मा है उस हिसाब से वहां लोकल ई होता है, और इंटेंसिटी का फॉर्मूला सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। फिर से लिख दीजिए, सिग्मा इज द लोकल चार्ज डेंसिटी, लोकल चार्ज डेंसिटी local charge density at a point where E is to be considered. ये पॉइंट सिर्फ सरफेस का ही नहीं है, सरफेस के थोड़ा सा भी बाहर हो, आप ज्यादा दूर अभी नहीं गए हो, नहीं तो फिर डिस्टेंस के हिसाब से इंटेंसिटी घटने लगती। छोटा एरिया लिया मैंने, बहुत छोटा एरिया, और जस्ट आउटसाइड द स्फीयर भी ऑब्वियसली इंटेंसिटी इतनी होगी, अभी धीरे धीरे गिरना शुरू होगी। जस्ट आउटसाइड द स्फीयर भी सरफेस जो भी कंडक्टर है उससे जस्ट बाहर भी इंटेंसिटी इतनी होगी, बस यही। अब हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए लिख रहे हैं E जस्ट E due to a small patch on the surface of a charged metallic conductor, on the surface of a charged metallic conductor just outside it, पैच की बात कर रहा हूं मैं, ये एनसीईआरटी का डिस्कशन, इस पे एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। E due to a small patch on the surface of a charged metallic conductor, ये मेटालिक कंडक्टर स्फेरिकल भी हो सकता है या किसी और शेप का भी हो सकता है। ये मेटालिक कंडक्टर है और ये स्मॉल पैच है, ये AB है और ये ACB है। वो सिग्मा तो चार्ज तो इसके पूरे पे मेटालिक है, वैसे इंपॉर्टेंट बात है, ये मेटालिक है, चाहे हॉलो हो चाहे सॉलिड हो, ये मेटालिक है। और बस इस पे जो चार्ज है, मैं इसके कारण, इस पैच के कारण यहाँ जस्ट आउटसाइड इंटेंसिटी निकालना चाहता हूं। तो
तो मेरा कहना है ए बी को अलग कंसिडर कर लीजिए और ए सी बी को अलग कंसिडर कर लीजिए। ठीक है, ऐसे लिख दीजिए, कंसिडर द फील्ड्स क्रिएटेड ड्यू टू ए बी एंड ए सी बी सेपरेटली। ए बी की और ए सी बी की फील्ड आप सेपरेटली कंसिडर करिए। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है तो जो ए बी है ना, जो ए बी है इसका एरिया मान लेते हैं ds है, और इसके कारण अगर यहाँ इंटेंसिटी E1 है, E1 है, तो इसके कारण यहाँ भी इंटेंसिटी E1 होगी। जो भी इंटेंसिटी जस्ट यहाँ है वही यहाँ होगी। अगर मैंने इस पे पॉजिटिव चार्ज माना है तो ठीक है, आउटवर्ड्स होगी, इतना क्लियर है। ठीक है, अब मैं ड्यू टू ए सी बी निकालता हूं। ए सी बी जो है ना, ए सी बी, इसका जो चार्ज है उसके कारण, इसके कारण अगर यहाँ इंटेंसिटी E2 है तो जस्ट अंदर भी ये E2 होगी। ये डायरेक्शन पे ध्यान दीजिए, इसकी तो क्लियरली ये E1 है तो ये E1 है, और ये जो बचा हुआ पोर्शन है, रिमेनिंग पोर्शन है, रिमेनिंग पोर्शन के कारण अगर यहाँ फील्ड इधर है तो यहाँ भी इधर होगी। इन सब एलिमेंट्स ने कंट्रीब्यूट किया होगा ना, और ये पॉइंट एकदम जस्ट इनसाइड और जस्ट आउटसाइड है। ये बिल्कुल इन पॉइंट्स में कोई फर्क है ही नहीं, ये पॉइंट्स में फर्क है ही नहीं। एक जस्ट इनसाइड है और एक जस्ट आउटसाइड है, जस्ट आउटसाइड है यहाँ पर। तो यहाँ तो हम लोग ये मान सकते हैं कि हाँ, अगर ये E2 है तो इस पॉइंट पे भी ये E2 ही है, ऐसा। ठीक है, अब जो रिजल्टेंट फील्ड आउटसाइड हो गई वो E1 प्लस E2 हो गई, और जो रिजल्टेंट फील्ड इनसाइड हो गई वो E1 माइनस E2 हो गई। ऐसा आप लिख दीजिए, लिख दीजिए रिजल्टेंट फील्ड इनसाइड पहले लिख लेता हूं, आउटसाइड बाद में लिखूंगा। रिजल्टेंट फील्ड इनसाइड इज E1 माइनस E2, और वो होती तो जीरो है क्योंकि ये जो पॉइंट है तो मेटल के अंदर है, मेटल के अंदर तो फील्ड जीरो होती है। खाली इतने पोर्शन की फील्ड जीरो नहीं होगी, टोटल फील्ड पर जीरो होगी। खाली इतने पोर्शन की फील्ड देखूंगा तो कुछ फाइनाइट होगी, पर इस ढक्कन को भी ढक दूंगा तो टोटल फील्ड जीरो होगी। तो इसका मतलब E1 और E2 इक्वल और ऑपोजिट है। अब मैं रिजल्टेंट फील्ड आउटसाइड निकाल सकता हूं। रिजल्टेंट फील्ड आउटसाइड वो E1 प्लस E2 है, यहाँ तो इसके कारण E1 और इसके कारण E2 ऐड होगा तो वो 2E1 है, और उसका फॉर्मूला मुझे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट डी पता है। इसके जस्ट पहले अभी हमने पढ़ा कि किसी भी शेप का मेटालिक कंडक्टर हो, उसकी नियर विसिनिटी में इंटेंसिटी का फॉर्मूला सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, जैसा कि स्फेरिकल कंडक्टर की सरफेस पे होता था। इसलिए जो E1 आ गई, E1 जो आ गई वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आ गई। ये हमको एक डिसीजन लेना था। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि एक छोटा सा सर थोड़ा पीछे कर सकते हैं, E1 प्लस E2 वाले पार्ट पे छूट गया था। हाँ, सर बीच में कनेक्शन टूट गया था तो ये E1 प्लस E2 वाले पार्ट पे कर सकते हैं आउटसाइड फील्ड की। जो रिजल्टेंट फील्ड यहाँ पर मैंने ये कहा कि यार ये पैच ए बी है, ए बी के कारण फील्ड ये ऐसी होगी, पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड्स, और ये ए सी बी है, ए सी बी के कारण अगर यहाँ E2 है तो यहाँ भी E2 होगी। अब अंदर अगर रिजल्टेंट फील्ड देखूं तो वो इसके कारण E1 और इसके कारण E2 है, तो रिजल्टेंट फील्ड जीरो होगी, तो E1 और E2 बराबर हो गए। रिजल्टेंट फील्ड इनसाइड जीरो है और वो E1 माइनस E2 भी है, ये E1 और E2 ऑपोजिट है। इसका मतलब E1 और E2 बराबर है। अगर E1 और E2 बराबर है तो आउटसाइड देखते हैं अब क्या हो रहा है। आउटसाइड आ रहा है ये E1 प्लस E2, कैच की E1 और रिमेनिंग की E2, टोटल मिला के E1 प्लस E2 हो गई। तो टोटल फील्ड मिला के बाहर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो गई। वंस अगेन शायद इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट ना हो, हालांकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो आ भी सकता है बोर्ड्स में। बोर्ड्स के लिए तो फिर आपको डेरिवेशन ये वाला देखना पड़ेगा, फॉर बोर्ड्स उस पे आप लिख सकते हैं।
बाकी रूल याद रख लीजिए कि पूरे कंडक्टर के कारण सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, पूरे कंडक्टर के कारण सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और इस पे आप कितना भी छोटा एक पैच बना देंगे ना, इतना भी छोटा एक पैच बना देंगे, उसके कारण अगर कोई खाली फील्ड पूछेगा इस छोटे पैच के कारण फील्ड कितनी है, तो आधी पूरी इस छोटे पैच के कारण होगी और बाकी इन सब का असर होगा, क्योंकि इन लोगों के असर में कुछ असर तो एक दूसरे को कैंसिल भी कर रहा होगा ना, यहाँ भी चार्ज है और यहाँ भी चार्ज है, तो ये तो फील्ड कैंसिल ही कर रहा होगा ना एक दूसरे की, कुछ ऑपोजिट डायरेक्शन में फील्ड पैदा कर रहा है ना। कह रहा है रीजन मतलब नहीं है, कंक्लूजन लिख दीजिए, कंक्लूजन लिख दीजिए और बस वो रट लीजिए कि E due to a small patch or a big patch on the surface of a charged metallic conductor, मेटालिक होना जरूरी है, खाली कंडक्टर का भी यही मतलब है, कंडक्टर इज इक्वल टू, मतलब ड्यू टू या नियर कर देता हूं, मतलब नियर is equal to sigma by 2 epsilon naught and it is also equal to field created at the same point by remaining conductor. अगर इस पूरे पे आप, इतने पोर्शन पे आप सिग्मा सेम मान सकते हैं, तो इतने पोर्शन की जो फील्ड है यहाँ पे वही बाकी पोर्शन की भी है, सिमेट्री हो या ना हो, फील्ड हमेशा आधी आधी होती है, छोटा सा पैच जो फील्ड पैदा करेगा वही रिमेनिंग कंडक्टर भी फील्ड पैदा करेगा सेम पॉइंट पे, इसकी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और इसकी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये मिल के दोनों सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाती है, गॉट इट, ये दोनों मिलके सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाती है, बस ये कहानी है। अब इस रिजल्ट को हम यूज करेंगे और अब हेडिंग दे देते हैं F, फोर्स ऑन अ स्मॉल पैच ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस ही है ये, ऑन द सरफेस ही है, फोर्स ऑन अ स्मॉल पैच ऑन द सरफेस of a charged metallic conductor. तो फोर्स निकालना तो आप जानते हैं, फोर्स निकालना तो आसान है, फोर्स का सबसे सुंदर फॉर्मूला है QE, Q1 Q2 by D स्क्वायर, तो हमें याद आना ही नहीं चाहिए क्योंकि उसका बहुत बड़ा लिमिटेशन है कि वो खाली पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। अब जिस चार्ज पे आप फोर्स निकाल रहे हैं उस चार्ज की फील्ड मत देखिए, बस वो चार्ज किस एक्सटर्नल फील्ड में रखा है लिख दीजिए, लेट अस कंसीडर द चार्ज ऑन द एरिया ds of the patch, let us consider the charge on the area ds of the patch to be dq, पैच का जो एरिया ds है उस पर मान लेते हैं कि चार्ज dq है, and this charge is kept in the field created by the remaining conductor. This is kept in the field created by the remaining conductor. इसमें चार्ज dq है और अगर आपको फोर्स चाहिए तो वो QE है, तो dq into E है, और जो रिमेनिंग कंडक्टर ने E पैदा की है वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है। चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो मैं dq को भी लिख सकता हूं सिग्मा इंटू ds, तो मैं फोर्स का ये फॉर्मूला एक लिख सकता हूं। ये फोर्स का फॉर्मूला ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है, इससे डिराइव कर लीजिएगा। फोर्स का ये फॉर्मूला डायरेक्टली हमें याद नहीं करना है,
F का फॉर्मूला है QE, ये चार्ज इसकी फील्ड में बैठा है और इस अकेले की फील्ड तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है, आधी। ये आधे आधे नहीं है पर फील्ड आधी आधी है। इसका चार्ज इसकी फील्ड में बैठा है। हर कंडक्टर का हर छोटा पोर्शन पे इस तरह एक फोर्स लगता है, क्योंकि इस कंडक्टर इस पोर्शन के जो चार्जेस है बाकी चार्जेस की फील्ड, इसकी बाकी चार्जेस की फील्ड एक फोर्स लगाती है। अब फोर्स है तो प्रेशर भी होगा। हेडिंग दे दीजिए प्रेशर, प्रेशर on the surface of a charged conductor, pressure on the surface of a charged conductor। अब फोर्स तक आ गए तो प्रेशर की बात कर ही लेते हैं, फोर्स अपॉन एरिया। भाई हमारा यही कहना है कि कंडक्टर का हर चार्ज इज बीइंग रिपेल्ड बाय ऑल द रिमेनिंग चार्जेस ऑन द कंडक्टर। से लिख दीजिए each charge on the conductor, each charge on the conductor, मतलब on the surface of the conductor is being repelled by the entire remaining charge on the same conductor, entire remaining charge of the same conductor। ठीक है। So each element on a conductor experiences a force, experiences an outward force, चाहे ये पॉजिटिवली चार्ज हो और चाहे ये नेगेटिवली चार्ज हो। नेगेटिव भी नेगेटिव को रिपेल करेगा और पॉजिटिव भी पॉजिटिव को रिपेल करेगा। सभी पे एक आउटवर्ड फोर्स लगेगा, चाहे पॉजिटिवली चार्ज हो चाहे नेगेटिवली चार्ज हो। पूरी बॉडी पे, पूरे ऑब्जेक्ट पे लगातार एक अच्छा खासा फोर्स बाहर की तरफ लगता है। पूरे फोर्सेस का रिजल्टेंट तो जीरो हो सकता है अगर सिमेट्री है तो, और हम इसीलिए प्रेशर की बात कर रहे हैं। और प्रेशर है फोर्स अपॉन एरिया। मैंने जब अभी फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था, मे बी DF अपॉन DS ऐसा कर सकता हूँ, फोर्स अपॉन एरिया। ये तो मुझे याद नहीं है क्या फॉर्मूला आया था, ये QE आया था, इस पे Q था सिग्मा इंटू DS, ये Q था और इंटेंसिटी थी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन DS। ये कैंसिल हो गया तो जो फोर्स, जो प्रेशर का फॉर्मूला है सॉरी, वो है सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और हाँ ये इंपॉर्टेंट है, आउटवर्ड जो प्रेशर है इसका फॉर्मूला है सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आप याद रख सकते हैं। अब इस फॉर्मूले को मैं फिर E के टर्म्स में रीअरेंज करता हूं। हेडिंग देते हैं इलेक्ट्रिक प्रेशर एट अ पॉइंट। बस एट अ पॉइंट ही कर रहे हैं, ठीक है। प्रेशर की बात कर रहा हूं तो ये पूरा बोल देता हूं। ऑन द सरफेस ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टर। अगर आपको प्रेशर निकालना है इन टर्म्स ऑफ E, असली बात ये है, प्रेशर का फॉर्मूला आपने अभी ये निकाल ही लिया सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और इंटेंसिटी का फॉर्मूला आप जानते हैं सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, टोटल इंटेंसिटी कंडक्टर किसी भी शेप का हो। तो मैं सिग्मा को एक्चुअली एलिमिनेट करना चाहता हूं, तो वो E एप्सिलॉन नॉट हो गया और प्रेशर का फॉर्मूला हो जाएगा E एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो हो जाएगा E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक ये कैंसिल हो गया तो प्रेशर का एक शानदार फॉर्मूला यह भी आ गया, हाफ E स्क्वायर हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। इसका फॉर्मूला ये भी था, ये भी इंपॉर्टेंट। प्रेशर के ये भी फॉर्मूले सारे इंपॉर्टेंट है। प्रेशर है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर
इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। पहले हमने पढ़ा कि इंटेंसिटी इसके कारण सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है और इसके कारण भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर इस पे फोर्स निकाला, इसका क्यू इसकी फील्ड में है, इसका क्यू लिया सिग्मा इनटू डीएस और इसकी ई ली सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो प्रेशर निकाला फोर्स अपॉन एरिया, तो डीएस डीएस कैंसिल हो गया, ये फॉर्मूला आ गया सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और फिर ई के टर्म्स में उसको ले आए तो ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, और अब प्रेशर पे आ गया हूं तो मैं फिर इस सिलसिले में आपसे आखिरी बात कर रहा हूं और उसका नाम है, हेडिंग दे दीजिए, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो प्रेशर से एनर्जी डेंसिटी का डेरिवेशन हम करते हैं। हम मान लेते हैं कि वो जो सरफेस पे किसी पॉइंट पे जो प्रेशर P है वो वॉल्यूम प्रेशर के मारे उसमें dV का एक्सपेंशन हुआ है। तो लिख दीजिए कि if P is the pressure, if P is the electric pressure, if P is the electric pressure on the surface of body, then consider a small expansion of body by volume dV, ये अगर ऐसा है और प्रेशर के मारे एक्चुअली कुछ ऐसा हो तो जाएगा। अब अगर आउटवर्ड्स प्रेशर है और थोड़ी फ्लेक्सिबल बॉडी है, थोड़ी भी फ्लेक्सिबल बॉडी है तो उसमें ये चेंज तो आ ही जाएगा। ये जो वॉल्यूम बढ़ी है इसको मैं हल्का सा डीवी ले रहा हूं, तो लिख दीजिए वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्सेस dW is equal to P dV। इलेक्ट्रिकल फोर्स का जो वर्क है वो P dV और यही du है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हालांकि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट du होता है, पर अब हम साइन में इंटरेस्टेड नहीं है। जो भी एनर्जी इन्वॉल्व है यहाँ पे, वर्क डन है ना एनर्जी, हाँ चलो फील्ड ने की, ये एनर्जी फील्ड की है, ये du जो है P dV है। और P dV को मैं लिख सकता हूँ, प्रेशर है सिग्मा स्क्वायर बाय, प्रेशर है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर dV। बस तुम ये du बाय dV कर दो, इस u को जरा बड़ा लिखो जानबूझ के, इस u को बड़ा लिखो, तो ये हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। और एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल u से डिनोट करते हैं, एनर्जी डेंसिटी, एंड दिस इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। और ये जो एनर्जी डेंसिटी है इसका फॉर्मूला इलेक्ट्रिकल प्रेशर के बराबर ही आ गया। डायमेंशनली तो एनर्जी डेंसिटी और इलेक्ट्रिकल प्रेशर बराबर होते भी हैं। हीट के चैप्टर में आप एक पढ़ते थे, प्रेशर इज 2/3 ऑफ E by V। मैकेनिक्स में हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन पढ़ते थे, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्टोर्ड इन अ वायर, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, और स्ट्रेन की तो कोई यूनिट नहीं है, और स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर। तो प्रेशर इज डायमेंशनली सेम एज एनर्जी डेंसिटी, यहां ये दोनों बराबर ही आ रहे हैं। इलेक्ट्रिकल फील्ड में किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी E हो, उस पॉइंट पे एनर्जी डेंसिटी, उस पॉइंट की यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसका फॉर्मूला हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर है। अगेन मुझे इस डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, मुझे रिजल्ट याद करना है, बस मुझे याद करना है रिजल्ट। मेरा ये रिजल्ट है कि पैच के कारण जो इंटेंसिटी है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। फोर्स से एक्चुअली मुझे कोई ज्यादा मतलब नहीं है, मैं QE से निकाल लूंगा, फोर्स में QE से निकाल लूंगा, मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। E खुद भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है और जो Q है वो सिग्मा ds है। ये फोर्स हो गया, फोर्स के बाद प्रेशर हो गया, उसमें ds कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, वो हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर भी थी, और वही अब एनर्जी डेंसिटी भी निकल आई। इतना हमने पढ़ा और खाली रिजल्ट ध्यान रखने।
खाली आपको रिजल्ट ध्यान रखने हैं और कुछ काम का नहीं। ये जो फॉर्मूला है ई का, ये फॉर्मूला तब भी वैलिड है एट अ पॉइंट वेयर फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। ऐसा लिख दीजिए, द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी डेंसिटी is also valid. The same formula of energy density is also valid. The same formula of energy density is also valid when in non-uniform fields. In non-uniform fields, but E should be considered as the intensity at that point. E should be considered as the intensity at that point. E को खाली उस पॉइंट पे इंटेंसिटी आपको कंसिडर कर लेना चाहिए। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में भी एनर्जी की डेंसिटी का फॉर्मूला है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिए। ऑलराइट, फिर हेडिंग दे दीजिए एनर्जी स्टोर्ड in electrical field around a charged metallic shell oblique sphere। बस हम लोग यूनिफॉर्मली चार्ज की बात नहीं कर रहे। मेटालिक है तो फिर शेल है, स्फीयर है, कभी कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर ये मेटालिक है तो ये शेल है कि ये स्फीयर है, कभी कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सारा चार्ज क्योंकि स्किन पे ही है और पूरी फील्ड केवल आउटसाइड ही है। लिख दीजिए फील्ड एक्सटेंड्स, ई एक्सटेंड्स फ्रॉम सरफेस टू इंफिनिटी। ई सरफेस से लेके इंफिनिटी तक है। आप इसका डेरिवेशन जैसे भी कर सकते हैं कि आप इंफिनिटी से गए, थोड़ा चार्ज लाके रखा, फिर इंफिनिटी पे गए और थोड़ा चार्ज लाके रखा, फिर इंफिनिटी पे गए और थोड़ा चार्ज लाके रखा। इसमें जितना भी चार्ज है वो टोटल चार्ज आपने एक एक करके धीरे धीरे करके असेंबल किया है और उसको असेंबल करने में जो किया गया वर्क है वो इंटीग्रेशन से निकल आएगा। उसे हम कैपेसिटर के चैप्टर में देख भी लेंगे। और अभी तो एक्चुअली हम एनर्जी डेंसिटी वाले फॉर्मूले का उपयोग करना चाहते हैं। तो जो ई जो होती एनर्जी जो होती है ना, एनर्जी जो होती है वो यहाँ स्टोर नहीं होती, वो फील्ड में एनर्जी होती है। ऐसा लिख दीजिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज स्टोर्ड, electrical energy is stored in the electrical field surrounding the sphere, electrical field surrounding the sphere। इलेक्ट्रिक फील्ड में ही केवल इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। इलेक्ट्रिक एनर्जी कंडक्टर में सरफेस पर नहीं होती, यहाँ नहीं होती, फील्ड में होती है। वो कहाँ रहती है, उसका निवास कहाँ है, वो बता रहे हैं। तो लिख दीजिए फील्ड एनर्जी डज नॉट रिसाइड ऑन द सरफेस और इनसाइड। एनर्जी जो है वो हमारे ऑरा में होती है। हमारे पेट के अंदर एनर्जी नहीं भरी होती है, पेट में तो खाना भरा होता है, एनर्जी नहीं भरी होती। जो ऑरा है बेसिकली उसमें पूरा एनर्जी और मैग्नेटिज्म और करिश्मा ये सब ऑरा में होते हैं। इसीलिए जो फील्ड है इसकी उसमें पूरी एनर्जी भरी हुई है, यहाँ एनर्जी नहीं है। खैर अब इसकी कैलकुलेशन करनी है तो लिख दीजिए इमेजिन अ हॉलो स्फीयर of radius x and thickness dx। Imagine a hollow sphere of radius x and thickness dx। ठीक है, तो क्या चाहता हूं मैं, क्या करूंगा, मेरा आगे का स्टेप क्या होगा।
मैं इसकी वॉल्यूम जानना चाहता हूं आपसे, डीवी वॉल्यूम बताइए। 4πx into d। वॉल्यूम होती है एरिया इनटू थिकनेस। क्या होगा इसका? 4π x square into dx। वाह, एक्सेलेंट, वेरी गुड। 4πx² into dx, वंडरफुल। एरिया इनटू थिकनेस। अब शायद आप आगे का स्टेप भी समझ रहे हैं कि मैं इसके बाद क्या करूंगा। मैं इसके अंदर एनर्जी निकाल लेता हूं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इनटू दिस वॉल्यूम। ऐसा लिख दीजिए, एनर्जी कंटेन्ड इन दिस एलिमेंट्री वॉल्यूम इज, एनर्जी कंटेन्ड इन दिस एलिमेंट्री वॉल्यूम इज। अब du बाय dv का फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर। तो du हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर इनटू dv, और dv है 4πx² dx, एरिया इनटू थिकनेस। du बाय dv एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला मुझे पता है। अब इसके आगे मैं क्या करूं? इंटीग्रेशन। हाँ, इसके आगे डेरिवेशन में क्या किया जाए? इंटीग्रेशन। 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 इंटीग्रेशन तो करेंगे ही, पहले इंटीग्रेशन के पहले काम करना पड़ेगा ना। वेरिएबल कौन है? First of all, you must express this. This is a variable, and you must express e as a function of x. लिख दीजिए, before integration, we must express e as a function of x. इंटीग्रेशन के पहले आपको e को, इंटेंसिटी को x के फंक्शन के रूप में एक्सप्रेस करना होगा। x के फंक्शन के रूप में एक्सप्रेस करना होगा, क्योंकि E is variable, E वेरिएबल है। तो ये हाफ एप्सिलॉन नॉट E इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा k q बाय x स्क्वायर। इस पॉइंट पे इंटेंसिटी, चार्ज q से डिस्टेंस x पे, k q बाय x स्क्वायर, ठीक है, इनटू 4π² x dx। अब जो du हो जाएगा, आप जो कांस्टेंट ला सकते हैं बाहर ले आइए। आप फिर k, फिर एप्सिलॉन नॉट, फिर q, फिर 4π², और ये साथ में बचेगा इसके बाद 1/x dx शायद, बस। ये हाफ आ गया, एप्सिलॉन नॉट आ गया, k q आ गया, और ये 4π² आ गया। तो जो du हो गया, मतलब अब मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर रहा हूँ, du ये हो जाएगा हाफ k एप्सिलॉन नॉट इनटू q, जो कांस्टेंट थे, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -1 dx। और इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या होंगी? जहां से जहां तक फील्ड एग्जिस्ट करती है, वह मिनिमम वैल्यू ऑफ x जहां फील्ड एग्जिस्ट करती है वो r है, और जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x जहां फील्ड एग्जिस्ट करती है वो इंफिनिटी है। आपको ये देखना पड़ेगा कि फील्ड कहां से कहां तक एग्जिस्ट करती है। हाफ एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर था एक्चुअली, ये पूरे का स्क्वायर करना होगा। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट का, तो ठीक है, k स्क्वायर, फिर q स्क्वायर, और फिर x टू द पावर 4, फिर 1/x³ हो जाएगा। हाफ एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर था ये, तो 4πx² होगा। तो वही वाले स्टेप में π² लिखा हुआ। देख लेते हैं एक बार, जो भी हाफ एप्सिलॉन नॉट k³ तो नीचे ये k स्क्वायर में ले आया और q स्क्वायर में ले आया, 4π² में ले आया। ये x टू द पावर 4 है, और ये ऊपर x है, ये x टू द पावर -3 हो रहा है मेरे हिसाब से। ये सही है या गलत है? तो 4πx² होगा। 4πx² dx लिखा, उसके बाद से ना वो हाँ, q 4πx की पावर पाई में शिफ्ट कर दी है। सॉरी, ऐसा है, ये ऐसा है 4πx², ये x टू द पावर 4 हो गया, ये x टू द पावर 4 हो गया, तो ये x² बच गया। अब ये इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। वो स्क्वायर होते होते थोड़ा सा यहां से रख गया पाई के ऊपर,
जबकि x के ऊपर है, ठीक है। तो अब ये इंटीग्रेशन ऑफ डी विल बी टोटल एनर्जी आ जाएगी इज इक्वल टू हाफ के एप्सिलॉन नॉट क्यू, और ये पाई स्क्वायर नहीं है, 4 पाई है, 4 पाई है। अब ये हो जाएगा x टू द पावर -1 अपॉन -1, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -2 का हो जाएगा आंसर x टू द पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 फ्रॉम r टू इंफिनिटी। ये माइनस साइन में बाहर ले चलता हूं, -12 के एप्सिलॉन नॉट 2 × 4 पाई, और ये हो गया 1/x फ्रॉम r टू इंफिनिटी। जो टोटल एनर्जी है वो हो गई -12 के एप्सिलॉन के को मैं पूरा लिख ही देता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर भी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पूरा ही आ रहा है, इंटू क्यू इंटू 1/इंफिनिटी -1/r। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। एनर्जी का फॉर्मूला है प्लस K और Q का भी स्क्वायर होगा ना? आप स्क्वायर होगा K और Q का। ये और क्यू जो k पे और q पे स्क्वायर था, हाँ, तो ये एक हाफ के बाद एक k बच जाएगा, फिर q स्क्वायर बच जाएगा, k पे और q पे स्क्वायर था, ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। एक के बच जाएगा और एक के 4 बाई एप्सिलॉन नॉट से कैंसिल हो जाएगा, k पे स्क्वायर था, ये आंसर। अगर इस पर अंदर चार्ज नहीं है, खाली स्किन पे चार्ज है, तो यहां से लेके इंफिनिटी तक इसकी जो फील्ड स्प्रेड हो रही है, उसकी पूरी फील्ड में जो टोटल एनर्जी स्टोर्ड है वो ये। और ये फॉर्मूला भी अभी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा डेरिवेशन ध्यान से देख लें। ये फॉर्मूला भी कैपेसिटेंस के चैप्टर में हम फिर पढ़ेंगे, तो आप ज्यादा अच्छा आसानी से याद रख पाएंगे। ये हाफ का टर्म कभी कभी एक दिक्कत दे देता है, ये हाफ आ रहा है, एनर्जी में अक्सर हाफ आता था, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, हाफ एफएल, एनर्जी में अक्सर हाफ आता है। जो स्टोर्ड एनर्जी है इसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड में, जो स्टोर्ड एनर्जी है इसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड में, उसका फॉर्मूला कुछ आया इंटीग्रेट करने पर। रिजल्ट हम बाद में देख लेंगे, डेरिवेशन कैसे किया वो देख सकते हैं। जो du by dv है, जो एनर्जी डेंसिटी है, वो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर है। डेरिवेशन इस तरह से किया था, du by dv is half epsilon naught e square, तो du is half epsilon naught e square into dv, और ये e वेरिएबल था, इसको लिखना था kq by x square और इसका स्क्वायर करना था ये, और जो dv था वो 4 पाई x स्क्वायर dx था। अब ये इंटीग्रेशन अगर हम ध्यान से कर लेंगे तो बस फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, ऑलराइट, तो ये एक काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन यहाँ पर हमारे समाप्त हुए। आगे एक हेडिंग दे दीजिए, पढ़ते हैं। ये है चार्ज्ड सोप बबल, चार्ज सोप बबल। यूजुअली इन पे ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, इसको मैं नॉट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में डाल सकता हूं। चार्ज सोप बबल, ये सोप बबल है, ये बाहर एक्सटर्नल प्रेशर है, और अगर सरफेस टेंशन कंसीडर कर लें, कंसीडरिंग सरफेस टेंशन, अगर बाहर प्रेशर P है तो अंदर प्रेशर थोड़ा ज्यादा होगा। सरफेस टेंशन के कारण अंदर हमेशा प्रेशर थोड़ा ज्यादा होता है, और वो प्रेशर P + 2T/R होगा। 2T/R या 4T/R? 4T by 4T/R।
सरफेसेस हैं, स्लो बबल बोला है, 2 सरफेसेस हैं, 40 बाय आर, शाबाश। सरफेस टेंशन अगर आप कंसीडर कर रहे हैं तो ये अंदर प्रेशर ये है। अब हम इसको चार्ज दे रहे हैं, नाउ इट इज चार्ज, नाउ इट इज चार्ज। अगर ये बाहर प्रेशर P0 है, अंदर प्रेशर P0 प्लस 40 बाय आर है, और अब मैंने इसको चार्ज डेंसिटी दे दी प्लस सिग्मा या माइनस सिग्मा, चलो माइनस सिग्मा ले लें, माइनस सिग्मा। अब आपको बताना है कि अंदर टोटल प्रेशर कितना होगा। अब इसके अंदर टोटल प्रेशर कितना होगा, वो प्रेशर हमेशा आउटवर्ड्स होगा, वो जो प्रेशर है वो हमेशा आउटवर्ड्स होगा। तो टोटल प्रेशर इनसाइड, ये सारे प्रेशर तो अंदर की तरफ है। अब भले इस पे नेगेटिव चार्ज हो पर होगा तो रिपल्शन ही। इलेक्ट्रिकल प्रेशर इज ऑलवेज आउटसाइड, इलेक्ट्रिकल प्रेशर इज ऑलवेज आउटसाइड। तो अंदर जो टोटल प्रेशर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, अंदर जो टोटल प्रेशर हो जाएगा वो ये हो जाएगा P0 प्लस 40 बाय आर माइनस सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डाउनवर्ड्स है, सरफेस टेंशन के कारण भी अंदर प्रेशर बढ़ता है, पर चार्ज हो जाने पे जब आप उसे चार्ज देते हैं तो अंदर प्रेशर कम हो जाता है। लिख दीजिए, ऑन चार्जिंग प्रेशर इनसाइड डिक्रीजेस। चार्ज करने पर तो अंदर प्रेशर है वो कम हो जाता है। therefore वॉल्यूम इंक्रीजेस। प्रेशर कम हुआ है ना तो वॉल्यूम बढ़ेगी। अगर हम आइसोथर्मल चेंज मान लें तो V into V is equal to constant से आप इसके न्यूमेरिकल करते हैं। पहली बात तो यही है कि चार्ज बबल, चाहे आप बबल को चार्ज दो, चाहे पॉजिटिव दो चाहे नेगेटिव दो, तो रिपल्शन के कारण उसका साइज बढ़ेगा। प्रेशर कम हुआ तो वॉल्यूम बढ़ेगी। तो पहले तो ये लिख दीजिए, a slow bubble whether given a positive charge or a negative charge always expands, always expands। अगर बेसिक पे आप जाना चाहें इसलिए एक्सपेंशन होता है क्योंकि प्रेशर कम हो गया, और थियरी पे चाहें तो ये भी बोल सकते हैं कि भाई वो सब रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को। हाँ अमरजोत बोलिए। सर इस प्रेशर पे वॉल्यूम एक्सपेंशन का जोर से बोले। इफेक्ट नहीं सर, जो टोटल प्रेशर आया उसमें रेडियस का अपन चेंज नहीं देखेंगे ना। हाँ रेडियस जो होगा वो नया रेडियस लेंगे, अगर उन्होंने ऐसा कुछ डेटा दिया है तो भाई वही तब आएगा। वो लिख दीजिए फॉर आइसोथर्मल चेंज P1 V1 is equal to P2 V2, और इसमें वॉल्यूम में नया आएगा ना। जैसे पहले था खाली P0 प्लस 4T बाय R इंटू 4/3 पाई R क्यूब। अब अगर उन्होंने डेटा दे दिया है P0 प्लस 4T बाय R माइनस सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और अगर उन्होंने अगर नया रेडियस दे दिया है हमें या मांगा है तो हम फिर उस अकॉर्डिंगली काम कर लेंगे। साइज तो सिग्निफिकेंट चेंज होता है, वैल्यू वो जिस हिसाब से देंगे उस हिसाब से हम इक्वेशन बना लेंगे। ये खैर नॉर्मली इन पे क्वेश्चन आते ही नहीं है। 40 बाय आर इसके कारण इस बहाने से रिवाइज हो गया, वही बहुत है। बाकी आप इस पे बिल्कुल ध्यान ना दें। अगर क्वेश्चन आएगा आपके सामने कभी तो आपको ये तो पता है कि आपकी कॉपी में लिखा है, वो तो आपको भरोसा है कि सब कुछ आपकी कॉपी में लिखा है, बस बात खत्म। इस पे अदरवाइज कुछ भी ध्यान न दें। फॉर्मूला मेरे लिए सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंपॉर्टेंट था, और वो प्रेशर आउटवर्ड्स है ये भी इंपॉर्टेंट है।
एज अ स्मॉल एप्लीकेशन उन्होंने बता दिया